गुड मॉर्निंग। कल हमने गालक के बारे में बताया था कि गालक ऐसे पदार्थ हैं जो वर्जित ऐसक में अगलनीय अपद्रव्य होते हैं उन्हें दूर करते हैं। टॉपिक आज का क्या है? गालक। तो बोलते हैं फ्लक्स। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको निस्तापित या वर्जित ऐसक के साथ मिलाने से ये ऐसक में उपस्थित अगलनीय अपद्रव्यों को गलनीय यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय वाष्मिक। क्षारीय गालक। अम्लीय गालक इनका उपयोग कब करते हैं कि जब वर्जित ऐसक में क्षारीय अपद्रव्य हो और क्षारीय गालक तब उपयोग करते हैं जबकि अम्लीय अपद्रव्य हो। इनके उदाहरण अम्लीय में SiO2, P4O10 और क्षारीय में CaO, FeO, MgO। तो फ्लक्स की परिभाषा आ जाती है, कितने प्रकार होते हैं। कार्य क्या होता है इनका कि ये अपद्रव्य या अशुद्धि कौन सी जो अगलनीय होती है प्लस गालक चेंज धातुमल। अब यहाँ धातुमल भी आ जाता है। एक नंबर का धातुमल क्या होते हैं? ये प्राय कीट होते हैं, सिलिकेट होते हैं जो अशुद्धि और गालक की क्रिया से बनते हैं। धातुमल धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण धातु की सतह पर तैरती रहती है और जिन्हें वात्या भट्टी के ऊपरी मार्ग के द्वारा पृथक कर लिया जाता है, क्योंकि इस क्रिया में ये क्रिया कौन चल रही है हमारी? प्रगलन। तो प्रगलन के अंदर वात्या भट्टी का उपयोग करते हैं। उसमें निकासी दो मार्ग होते हैं, नीचे ऊपरी मार्ग और नीचे का मार्ग। ऊपरी मार्ग के द्वारा ये दो धातुमल बनते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और धातु और नीचे के मार्ग से अलग करते हैं, जिसका डायग्राम हम लोहे के डिस्कशन में बनाएंगे। तो ये था गालक के बारे में। इसको हम ये समीकरण के लिए मान लो अशुद्धि है, ये गालक है CaSiO3। ऐसे ही FeO अशुद्धि, SiO2 FeSiO3। तो ये धातुमल। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो गालक और गालक के प्रकार, दूसरा धातुमल। तो ये सब बातें थी कार्बन अपचन विधि में। हमने धातु निष्कर्षण में आपको 4 विधियां बताई थी, उसमें प्रथम विधि कौन सी थी? कार्बन अपचन विधि, जो 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में
सांद्रित ऐसे को ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसमें हमने आपको 2 विधियां बताई, विस्थापन और वर्जन। दूसरे चरण में धातु ऑक्साइड का अपचन, जिसे प्रगलन के द्वारा धातु में परिवर्तित किया जाता है, जिसकी हमने कल आपको अभिक्रियाएं बताई थी कि धातु ऑक्साइड के साथ कार्बन की क्रिया कराते हैं तो कार्बन है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और धातु ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाता है। ये थी कार्बन अपचन विधि। दूसरी विधि है एल्यूमिनोतापी विधि, नंबर 2। एल्यूमिनोतापी, इसको थर्माइट विधि भी कहते हैं, इसको थर्माइट भी कहते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका कार्बन के द्वारा अपचन संभव नहीं है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, Fe2O3, MnO3। ये जो ऑक्साइड है इनका हम अपचन कार्बन के द्वारा नहीं कर सकते, न स्वतः अपचन होता, न अन्य हाइड्रोजन के द्वारा यानी अन्य धातु के द्वारा इनका अपचन संभव नहीं है। ऐसे ऑक्साइडों को धातु में परिवर्तित करने के लिए एल्यूमिनोतापी विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में वर्जित अयस्क को पीसकर उसमें एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाकर एक ग्रेफाइट से बनी पात्र या क्रूसिबल में भर देते हैं, जिसके मध्य Mg के एक फीते के द्वारा सिरे पर बेरियम पेरोक्साइड और Mg का चूर्ण बंधा होता है, उसको दबाकर ऊपर से जला देते हैं। जब ये जलता हुआ Mg का फीता बेरियम पेरोक्साइड के संपर्क में आता है, ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, करीब 3000 सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न होता है। उस ताप पर अयस्क और एल्यूमिनियम दोनों पिघल जाते हैं, तो ऑक्सीजन है वो धातु को छोड़कर Al के साथ Al2O3 में परिवर्तित हो जाती है और धातु है वो शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इसका डायग्राम वैसे नहीं है बुक में, वैसे बता दूंगा। उस प्रकार एक ग्रेफाइट की क्रूसिबल होती है, इसमें वर्जित अयस्क और एल्यूमिनियम, इसे क्या बोलते हैं? थर्माइट। क्यों इसको थर्माइट क्यों बोलते हैं? कि वर्जित अयस्क का चूर्ण और एल्यूमिनियम का जो मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं? थर्माइट। और इसके मध्य Mg का एक फित्ता होता है, इसके सिरे पर एक पोटली में बेरियम पेरोक्साइड और Mg का चूर्ण होता है, और ये कठोर मजबूत क्रूसिबल होती है, उच्च ताप सहन की शक्ति होती है। जब इसको जलाया जाता है, जो यहाँ पहुँचता है एकदम यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें इतना ताप उत्पन्न होता है कि 3000 सेंटीग्रेड ऊपर पहुँच जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अयस्क और एल्यूमिनियम दोनों पिघल जाते हैं और ये क्रिया होती है। Al2O3 ऐसे ही Fe2O3
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, जो क्रियाशीलता है, अन्य धातु की अपेक्षा एल के साथ अधिक होने के कारण पिघली हुई अवस्था में वर्जित ऑक्साइड जो होता है उससे ऑक्सीजन हटकर एल के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड के वर्जित ऐसकों के लिए एल्यूमिनोतापी विधि का उपयोग करते हैं। तीसरी विधि है विद्युत अपघटन। तो आ जाता है कि इस विधि में किस प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो यहाँ नंबर 3 विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपने +1 में भी पढ़ा है, फिजिक्स में टॉपिक है, केमिस्ट्री में इकाई आएगी आपके +2 में। विद्युत के द्वारा अपघटय का जो मूल अवयवों में विघटन है, टूटना है, क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। तो इस धातु निष्कर्षण की विधि में उन्हीं धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है जो अत्यंत सक्रिय या क्रियाशील होती है, जैसे क्षार और क्षार मृदा धातुएं Li, Na, K, ये Mg ... पहली बात क्या याद रखनी है कि ऐसी धातुएं जो क्रियाशील होती है उनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं, जैसे क्षार और क्षार मृदा धातुएं। सांद्रित ऐसक इनके ऑक्साइड या हैलाइड होते हैं। तो इनको सामान्य विधि के द्वारा उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? कि ये धातुएं जल, उष्मा, ताप, दाब इत्यादि की शर्तों में, इन हालात में ये क्रिया कर लेती है और अन्य यौगिक बन जाते हैं। इसलिए इनके जो ऐसक है, जैसे हैलाइड LiCl, KCl, NaCl, CaCl2, इनको सांद्रित करके या इनको गलित अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं। इनके जो ऐसक है उनको गलित अवस्था में परिवर्तित करके विद्युत अपघटन सेल में भर लेते हैं, जैसे Na निष्कर्षण। इसके लिए NaCl ऐसे का उपयोग करते हैं। इसको 800 डिग्री पर जब गर्म करेंगे तो ये ठोस होता है और NaCl लिक्विड यानी गलित अवस्था में बदल जाता है और इसे एक अपघटनी सेल यानी आयताकार पात्र होता है जिसमें गलित NaCl भर लेते हैं। जिसमें 2 इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड का उपयोग होता है। एक तरफ एनोड छड़ लेते हैं और एक तरफ
कैथोड। इनको जो स्रोत है तार के द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ Na पॉजिटिव और Cl इस विलयन में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो NaCl है किसमें टूट जाएगा। देखिए NaCl जो होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो ही इस गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम आयन और Cl- आयन में अपघटित हो जाते हैं और ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, जैसे Cl- किस तरह आएंगे, ये एनोड की ओर अभिगमन करेंगे। और सोडियम आयन कैथोड की ओर। Cl में यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं और ये क्लोरीन परमाणु से क्या बन जाती है, Cl2 गैस। और ये जो Cl2 गैस है वो एनोड पर, यहाँ लिख रहे हैं एनोड, क्या क्रिया होगी, Cl- इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये बन गया क्लोरीन परमाणु, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने एन, ये हो गया एनोड। और ये इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ चला जाता है, इधर कैथोड। और यहाँ क्लोरीन परमाणु से क्या बनती है, क्लोरीन गैस, और जो एनोड पर निकलती रहती है। अब चलिए कैथोड पर क्रिया। यहाँ Na पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाते हैं, ये Na पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन आता है एनोड से इसको ग्रहण करके सोडियम में परिवर्तित हो जाते हैं और Na वो इसके ऊपर जमा होते हैं। इस प्रकार जो एनोड है इसके ऊपर सोडियम आयन, सोडियम मेटल के रूप में, धातु के रूप में एकत्रित हो जाती है, यानी Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na, और ये Na इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रख दिया जाता है। इस प्रकार NaCl के द्वारा सोडियम का निष्कर्षण होते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम के लिए, कैल्शियम के लिए या Mg के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। इसको फिर ध्यान से मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है। नंबर 1, ऐसी धातु में जो अत्यंत क्रियाशील होती है उनके निष्कर्षण में विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। अब आता है क्यों, क्वेश्चन आ जाता है कि सक्रिय या क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण सामान्य विधि, कार्बन अपचन विधि, एल्यूमिनोथेरेपी विधि, धातु विस्थापन विधि के द्वारा क्यों नहीं कर सकते। कारण यही है कि अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये सामान्य स्थिति में, सामान्य तापोदा पर, सामान्य कंडीशंस में ये वायु से, जल से, अन्य तत्व से तुरंत क्रिया कर लेती है। इसीलिए इनके निष्कर्षण के लिए इनके सांद्रित अयस्कों को गलित अवस्था में बदलकर, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित करके उनका विद्युत अपघटन किया जाता है। उदाहरण हमने बताया सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण।
तो NaCl अयस्क को बारीक पीस कर चूर्ण में परिवर्तित करके उसको सांद्रण करके इसको क्या करते हैं, गलित अवस्था में परिवर्तित करके चित्रानुसार एक विद्युत अपघटन सेल में भर लेते हैं, जिसमें कैथोड और एनोड की थ्रेड डुबोकर विद्युत स्रोत से जोड़कर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaCl का आयनन Na आयन और क्लोराइड आयन में हो जाता है। Cl माइनस आयन एनोड की ओर गतिशील होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लोरीन परमाणु दूसरे क्लोरीन परमाणु से क्रिया कर क्लोरीन अणु के रूप में, जो कि गैसीय अवस्था होती है, बाहर निकलता रहता है, या क्लोरीन गैस एनोड पर लगातार बनती रहती है। अब चलिए कैथोड पर, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड की ओर जाते हैं, जहाँ Na जो आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को लेकर सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये परमाणु कैथोड पर लगातार एकत्रित होते रहते हैं और इनको जब अधिक मात्रा हो जाती है, खुर्च कर एक बार पात्र में तेल, मिट्टी का तेल भरा होता है, उसमें डाल देते हैं, क्योंकि अगर सीधा रख देते हैं तो सोडियम है वायु और नमी से तुरंत क्रिया कर लेते हैं। पूछ लेते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो ये थी तीसरी धातु निष्कर्षण विधि। और चौथी विधि है धातु विस्थापन। नंबर 4 धातु विस्थापन विधि। नंबर 4 धातु विस्थापन। इस विधि में चांदी और सोने का निष्कर्षण करते हैं कि अधिकांश चांदी के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। चांदी का ऐसे होता है सिल्वर ग्लास Ag2S, जिसको सल्फाइड विधि के द्वारा, दाग पलवन विधि के द्वारा सांद्रित कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें सोडियम साइनाइड का विलयन मिलाकर गर्म करते हैं, तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड संकुल यौगिक बनता है, जिसे अलग करके जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो चांदी है वो अक्षेपित हो जाती है और जिंक है वो घुल जाती है। इसकी समीकरण देखिए, यानी सिल्वर Ag2S, ये सिल्वर ग्लास चांदी का ऐसे होता है, इसका सांद्रण करते हैं जाग पलवन विधि के द्वारा। अब इसमें सोडियम साइनाइड और वायु प्रवाहित करते हैं। सिल्वर साइनाइड में सोडियम साइनाइड का विलयन मिलाकर प्रबल वायु प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड संकुल यौगिक बनता है। क्या बनता है? सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, यानी कि सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका IUPAC नाम है। यह संकुल यौगिक इसको अलग कर लेते हैं और जिंक के साथ गर्म करते हैं। प्लस Zn, तो 2Ag चांदी क्या हो जाता है? अवक्षेपण प्लस Na2Zn, ये है। तो ये धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त अभिक्रियाएं आ जाता है कि धातु विस्थापन में प्रयुक्त
समीकरण दीजिए। इस विधि में किस धातु का निष्कर्षण करते हैं? सिल्वर का निष्कर्षण करते हैं। तो ये थी 4 विधियां धातु निष्कर्षण। अब हमने इन चारों विधियों में जो धातुएं प्राप्त की है वो पूर्णतया शुद्ध अवस्था में नहीं होती है। इनमें करीब 10 से 15% अशुद्धि ऐसी होती है जो दूर नहीं होती है। उन्हें दूर करने के लिए इसका फिर शोधन करते हैं। नाम दिया गया धातु शोधन। धातु शोधन वह प्रक्रम है जिसमें अशुद्ध धातु को पूर्णतया शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं। धातु शोधन कहलाता है। इसकी निम्न विधियां हैं। अब है नंबर 4, चौथा है धातु शोधन। नंबर 4 धातु शोधन। नाम लिखिए। पहला है आसवन विधि। आसवन। दूसरा है दर्वण विधि। तीसरा है दंड विलोडन। दंड विलोडन। चौथा है विद्युत अपघटन। पांचवा जौन परिष्करण। वाष्प परावस्था। और 7वीं है वर्णलेखी। वर्णलेखी की इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी कि हमने भी जो 4 विधियां मैंने आपको बताई है सभी ऐसकों से हम अशुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब इन अशुद्ध धातुओं को पूर्णतया शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए ये 7 विधियां हैं। इन्हें बोलते हैं धातु शोधन। आसवन विधि, दर्वण विधि, दंड विलोडन विधि, विद्युत अपघटन विधि, जौन परिष्करण, वाष्प परावस्था और वर्णलेखी। सबसे पहले लेते हैं हम आसवन विधि। आप जानते हो आसवन का सिद्धांत क्या है? द्रव को वाष्प में या द्रव में गैस में परिवर्तित करते हैं। गैस या वाष्प को ठंडा कर पुनः द्रव प्राप्त कर लेते हैं। ये आसवन का सिद्धांत है। तो आसवन विधि में ऐसी धातुओं का शोधन करते हैं जिनका क्वथनांक कम होता है। यानी वे धातुएं जिनका क्वथनांक कम होता है उनका शोधन आसवन विधि के द्वारा करते हैं। जैसे ZnCdHg उसमें आ जाती है कि आसवन विधि में किस प्रकार की धातुओं का शोधन करते हैं? Zn, कैडमियम और Hg। क्यों? कि इन धातुओं का क्वथनांक कम होता है। आपने +1 में साधारण आसवन विधि पढ़ी है। तो इसमें कहते क्या, जो अशुद्ध धातु है उसको एक बड़े धातु के फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं और उसके साथ में एक संघनित्र लगा होता है। जब अशुद्ध धातु को मिश्रण को जब गर्म किया जाता है, चूँकि धातु का क्वथनांक कम होता है, धातु की वाष्प बनती है और ये वाष्प ऊपर संघनित्र में प्रवेश करती है, जहाँ ठंडा पानी होने के कारण चारों ओर वो वाष्प धीरे धीरे द्रव में बदलती है और ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाती है। बाद में वो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। अशुद्धियाँ फ्लास्क में रह जाती है। इसका उपकरण ऐसे है
ये एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, इसमें अशुद्ध धातु भर लेते हैं। नीचे बर्नर होता है गर्म करने के लिए, या इसमें तापमापी लगा देते हैं ताप को पढ़ने के लिए। और ये होता है यहाँ संघनित्र। लास्ट 5 मिनट। तो ये साधारण आसवन के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ अशुद्ध धातु, तो यहाँ स्टैंड वगैरह होते हैं। तो जिंक है का अशुद्ध मिश्रण इसमें लेकर गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा। पिघलने के बाद में वाष्प बनती है, जिंक अपने का उतना वाष्पित हो जाती है, ये वाष्प ऊपर उठती है और संघनित्र में प्रवेश कर जाती है, जहाँ ये ठंडी होकर द्रव में बदलती है और द्रव बाद में क्या होता है, शुद्ध ठोस में बदल जाता है। तो धातु ग्राह्य पात्र में एकत्रित हो जाती है और अशुद्ध या प्लास्टिक में बची रहती है। इस प्रकार ऐसी धातुएं जिनके क्वथनांक कम होते हैं का शोधन आसवन विधि के द्वारा करते हैं। नंबर 2 है द्रवण विधि। द्रवण विधि मतलब ठोस से आसानी से द्रव में बदलना क्या होता है, गलना। अतः ऐसी धातुएं जिनके गलनांक कम होते हैं, कम गलनांक वाली धातुओं का जो शोधन है वो द्रवण विधि के या गलन की विधि के द्वारा करते हैं। जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ऐसी धातुएं हैं, एसन, टिन है, इन धातुओं का जो शोधन है वो द्रवण विधि में हुआ करते हैं। इसमें परावर्तनीय भट्टी का उपयोग करते हैं और ऐसी परावर्तनीय भट्टी जिसमें एक ढालू तल होता है, जैसे ये भट्टी है मान लो, अब इसमें क्या ये ऐसे ढालू तल ही होता है, इसमें ये इसमें ढालू तल है। अब क्या होता है, यहाँ अशुद्ध आर्सेनिक या एंटीमनी का जो अयस्क है, जो अशुद्ध धातु है, उसको यहाँ गर्म करेंगे। इससे क्या होगा, पिघलता है। ये जो अशुद्ध धातु का मिश्रण पिघलता है, क्योंकि धातु का गलना कम होता है, आसानी से आर्सेनिक या एंटीमनी है, ये आसानी से गलित हो जाएगी और धीरे धीरे नीचे बहकर यहाँ ग्राह्य पात्र में एकत्रित हो जाएगी और जो अशुद्धियाँ हैं वो शेष बची
रह जाएगी। यहाँ इस प्रकार आर्सेनिक एंटीमनी धातुओं का जो शोधन है वो द्रवण विधि के द्वारा करता है। तीसरा दंड विलोडन, यानी एक हरी लकड़ी के द्वारा, जैसे लोहा है या कॉपर है, इनका जो शोधन है वो दंड विलोडन विधि द्वारा करते हैं। जब कॉपर को बेशेमर परिवर्तक के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, या लोहा द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, उसको बड़े कढ़ाई में भर लेते हैं और उसमें हरी लकड़ी को इस प्रकार घुमाते हैं, जिससे क्या होता है कि इस कॉपर में या आयरन में जो कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, ऐसी जो अशुद्धियाँ होती है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है। पीछे केवल शुद्ध धातु ही बची रहती है। इसमें क्या होता है कि धातु को पिघला लेते हैं और एक बड़े कढ़ाई में भर लेते हैं, हरी लकड़ी की छड़ को ऐसे उसमें लगातार घुमाते हैं। इससे क्या होगा, इसमें मिली हुई कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस, ये जो अशुद्धियाँ होती है वो ऑक्सीकृत हो जाती है। जैसे कार्बन से क्या बन जाएगा, C+O2, CO2, Si+O2, SiO2, Mn+O2, Mn2O3, P4+O2, P4O10। ये ऑक्साइड बन जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं, धातु बची रहती है। तो ये 3 विधियाँ होगी। अब आपको कल कराएंगे आगे विद्युत अपघटन सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जौन परिष्करण और वाष्प प्रावस्था और वर्णलेखिकी। तो आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।